अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन हज़रात, प्रोग्राम राइट एंगल के साथ मैं हूं अली मुमताज़। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम बात करने जा रहे हैं बड़े मुकाबले को लेकर। ये मुकाबला परसों होने जा रहा है और 17 जुलाई को इन 20 नशिस्तों पर इंतखाब होना है और इस इंतखाब के बाद ये फैसला होगा और वाज़ेह हो जाएगा कि पंजाब में हुकूमत किसकी होगी। क्या पंजाब में हुकूमत PMLN की होगी या पंजाब में एक बार फिर PTI हुकूमत संभालेगी, और फिर जिसकी हुकूमत होगी वज़ीर आला भी उन्हीं का होगा। PMLN की तरफ से हमजा शहबाज साहब हैं वज़ीर आला के उम्मीदवार, और PTI की तरफ से इस पूरे सिनेरियो से पहले की जो बात है, यानी कि जब ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हुआ या फिर उसके बाद बुज़दार साहब ने इस्तीफ़ा दे दिया था, तो फिर दोबारा से वोटिंग हुई कायदे ऐवान के लिए, जिसका बॉयकॉट किया PTI ने। तो PTI की तरफ से जो कैंडिडेट हैं वो चौधरी परवेज़ इलाही साहब हैं। इन 20 नशिस्तों पर इंतखाबात के दौरान हमने देखा है कि दोनों पोलिटिकल पार्टीज की तरफ से इस कैंपेन में भरपूर जोर लगाया जा रहा है। हर शहर में जलसे हो रहे हैं और लोगों की तरफ से भी हमें रिस्पांस जलसों में देखने को मिला। बहुत बड़ी तादाद में लोगों ने जाके इन जलसों में शिरकत की है, और जो वैसे भी गहमा गहमी है उससे ये लगता नहीं है कि ये एक ज़िमनी इंतखाब है। लग यूं रहा है कि जिस तरह से जनरल इलेक्शंस हो रहे हैं, और 2018 के बाद इससे बड़ा मुकाबला अब तक नहीं हुआ है और ये मुकाबला यकीनन मानी रखता है। आज के प्रोग्राम में जो हम इसी हवाले से गुफ्तगू करेंगे अपने मौजूद मेहमानों के साथ। हमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ज्वाइन किया है शौकत बसरा साहब ने। बसरा साहब का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हमें ज्वाइन किया है नादिर कबूल साहब ने, आपके बहुत बहुत शुक्रिया फॉर ज्वाइनिंग अस ऑन द शो टुनाइट। और हमें ज्वाइन किया है सीनियर तजियाकार ताहिर मलिक साहब ने। ताहिर मलिक साहब, आपके बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने आज के प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया। सबसे पहले शौकत बसरा साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। जनाब, आपको इमरान खान साहब की तरफ से आपको और शिबली फराज साहब को जिम्मेदारी दी गई है और पोलिंग के ये तमाम मामलात को, पोलिंग डे को आपने मैनेज करना है। क्या तैयारी आपकी? आपकी पार्टी तो हमेशा की तरह इस दफ़ा भी कॉन्फिडेंट है, लेकिन खाली कॉन्फिडेंस से नतीजा तो अखज़ नहीं किया जा सकता है, क्योंकि अगर हम सिर्फ कॉन्फिडेंस पे जाएं तो इससे पहले भी कई इंतखाबात हुए हैं, ख़ासतौर पर 2013 का इंतखाब के जब खान साहब ने कहा था कि आप लिख लें कि हम क्लीन स्वीप करेंगे। उसके बाद खान साहब ने यह जुमला इस्तेमाल करना तो छोड़ दिया, लेकिन कॉन्फिडेंट खान साहब अभी से हैं। आज भी उन्होंने मुबारकबाद दी है, फैसलाबाद में जलसा करते हुए उन्होंने कहा है कि जी मैं आपको मुबारकबाद देता हूं, आप ये परसों का जो मैच है ये आप जीत गए। तो आप क्या वाकई में जीत रहे हैं या बस दिल को बहला रहे हैं? अली मुमताज, मैं एक अदना सा पॉलिटिकल वर्कर हूं और गली मोहल्ले से मैंने सियासत का आगाज किया है। और पहली बात जो आपने कहा, खान साहब ने पार्टी के कारकुनों ने जो जिम्मेदारी दी, इंशाल्लाह उसको निभाएंगे, ये उनका इत्मीद है एक पार्टी वर्कर पे। लेकिन मैं गुजारिश करूं अली मुमताज, आपका सवाल जवाब देने से पहले, इस वक्त ये इलेक्शन नहीं हो रहा, ये गुंडागर्दी, दहशतगर्दी, खौफो हरास और रियासती दहशतगर्दी की वो मिसाल है जो कम से कम मैंने अपनी पॉलिटिकल लाइफ में मैंने नहीं देखी है। क्योंकि ये जो इम्पोर्टेड हुकूमत और फरंगी राज इस वक्त जो पाकिस्तान में जिसने कब्जा किया हुआ है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने, इनकी ये जाहिर है इनके लिए जिंदगी मौत का मसला इसलिए है कि ये लोग आए थे एक बैरूनी एजेंडे के ताबे। बैरूनी एजेंडे में पहला एजेंडा ये था कि इन्होंने कहा कि हमें जो करप्शन, लूट मार, उस पर एनआरओ दिया जाए, हमारे केसेस माफ किए जाएं। वो काम मुकम्मल हो गया। दूसरा एजेंडा जाहिर है जो गैर मुल्की आकाओं के ताबेदार होते हैं, जिनकी, क्योंकि ये उनके परवरदा हैं, ये जितनी इस वक्त 9 सितारे किसी जमाने में होते थे, ये 9 सितारे से भी अगली वाली बात है। ये कहते हैं कि जी उनका एजेंडा ये है कि अमेरिका कह रहा है कि आपने लेट कर दिया, आपके जिम्मे काम ये था कि आप इसराइल को फौरी तौर पर तस्लीम करने के लिए वफद भेजें, उसके लिए काम शुरू करें। भारत के साथ आपने फौरी तौर पर तजारत शुरू करनी है, कश्मीरी मरें, कश्मीरी जिए। तीसरा एजेंडा ये है इनका कि आपने फिल फौर जितना भी आपका जिम्मे काम लगाया है, IMF की आपने ताबेदारी करनी है, हमारी गुलामी करनी है, चाइना रशिया की तरफ आपने मुड़ के नहीं देखना है। अच्छा, ये को जवाब ये दे रहे हैं कि हम एजेंडे पे काम कर रहे हैं, लेकिन हमें पाकिस्तानी मानेंगे तो हम खुल खिला के आपके साथ चले, हमें तो पाकिस्तानी तस्लीम कर रहे हैं। तो बात ये है कि ये जो इलेक्शन है, देखिए तहरीक इंसाफ का मैं समझता हूँ, अली मुमताज आप भी पुराने साथी हैं, मैं ये कहूं कि ये जलसे जुलूस हो रहे हैं, ये रेफरेंडम है। मैं आपको दिल से कह रहा हूं कि खान साहब जहां पे गए हैं, अब तो कोई हुकूमत में नहीं है, कोई पटवारी, कोई SHO, कोई DPO, उनके जलसे क्या है कि मैं तो ये देख रहा हूं जैसे चीचा वतनी का जलसे के कुछ शॉट आपने देखे होंगे, ऐसे लग रहा था पाकिस्तान बन रहा था तो लोग जिस तरह के भी हैं अपने बारिशों में, तूफान में, खान साहब की एक झलक देखने के लिए
अपने कायद को देखने के लिए पहुंच रहे हैं। सो रेफरेंडम ठीक तो है, हो तो इस चुका है। रेफरेंडम का जो भी नतीजा निकलेगा आप उसे तस्लीम करेंगे? देखिए मेरी एक गुजारिश सुन लें, मेरी गुजारिश सुन लें। अगर सूरत ये है कि हम सियासी कारकुन हम तस्लीम करेंगे, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, इन्होंने, मैं भी जो आपको कह रहा था कि जो ये टैक्टिस प्री पोल रिगिंग कर रहे हैं, मुतलका डीपीओ, मुतलका डीसीओ, एसी, तहसीलदार, पटवारी, एसएचओ, वो इस तरह काम कर रहे हैं जैसे इनके जाती मुलाजम से भी आगे बढ़ के हों। और दूसरी बात, पोलिंग डे वाले दिन इन लोगों ने अपने सफेद वर्दी में मलबूस पुलिस वालों की 10-10 की ड्यूटी लगानी शुरू कर दी है। और उनका काम यह है कि आपने जो रियासती गुंडागर्दी कर सकते हैं वो करनी है। हम बिल्कुल तस्लीम करेंगे, लेकिन इनकी गुंडागर्दी तस्लीम नहीं करेंगे। अगर ये रेफरेंडम जो कैमरे की आंख ने दिखाया है, हमने तो नहीं दिखाया, कैमरे की आंख दिखा रही है कि रेफरेंडम हो चुका है और रिजल्ट तहरीक इंसाफ के हक में है। ठीक। अगर आप ये ठप्पे लगाते हैं, अगर ये बदमाशी के साथ पहले बदलते हैं, तो बिल्कुल तस्लीम नहीं करेंगे। और मैं आपको बात बताऊं, अगर इस वक्त इन्होंने जो टेम्परेचर है अली मुमताज, मैं आपको बता रहा हूं, पंजाब में जिन हल्कों में इलेक्शन हो रहा है, बड़ी नजरें उसके ऊपर हैं, इनके लिए तो ये जिंदगी मौत का मसला है। लेकिन खान साहब ये कहते हैं कि ये पाकिस्तान जो है उसके लिए मेक और ब्रेक का मसला है। ठीक हो गया। अगर इन धांधली जो पहले कर चुके हैं और करनी है, तो मेरे भाई एक बात सुन लें, ये दमादम मस्त कलंदर हम नहीं करेंगे। अवाम हमारे से पहले आगे निकल चुकी है। ठीक है, जब अवाम, हमें जी सेनेटर हमें गौसे न्याय साहब ने भी ज्वाइन किया पीएम लाइन से। हम उनकी तरफ जाने से पहले नादिर कबूल साहब, पहले मैं आपकी तरफ आता हूं। नादिर कबूल साहब, आपके इत्तेहादी हैं जिनका ये इलेक्शन होने जा रहा है पंजाब में, आपकी भी जितनी भी नशिस्तें हैं अभी पंजाब असम्बली की, वो भी वोट आपका PMLN के साथ है। और अगर हमजा शहबाज साहब को कायदे ऐवान मुंतखब करना होगा तो वोट आपका आपके उस इत्तेहाद की वजह से PMLN के लिए। क्या आप समझते हैं कि साफ शफाफ इंतखाबात होने जा रहे हैं? जी अली मुमताज साहब, इंशाल्लाह इस दफ़ा कोई धुंध नहीं आएगी। और आपको पता है कि धुंध नहीं होगी तो जो भी होगा सामने होगा, साफ शफाफ ही होगा। नहीं, लेकिन ये जो अभी इन्होंने जो ऑब्जेक्शंस रेज किए हैं नादिर कबूल साहब, शौकत बसरा साहब ने, देखिए ऑब्जेक्शन तो जाहिर सी बात है, जब इन्होंने अपनी हार पहले से ही देख ली है तो पहले से ही इसलिए ऑब्जेक्शन रेज कर रहे हैं। वैसे क्या होता है कि जब एक दफ़ा इलेक्शन हार जाते हैं तो फिर वो ऑब्जेक्शन लेकर आते हैं सामने पर, क्योंकि इन्होंने पहले से ही देख लिया है कि हार इनकी अनकरीब है, तो पहले से ही इस तरह की बातें कर रहे हैं ताकि फिर कोई बाद में माहौल इस तरह का ये ख़राब करने की कोशिश करें और एक्सेप्ट ना करें। बल्कि इमरान खान ने तो बोल भी दिया कि हम अगर 20 की 20 नशिस्तें नहीं जीती तो इसका ये मतलब है कि धांधली, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि इमरान खान साहब 20 की 20 नशिस्तें जीतें। उनको चाहिए कि क्योंकि देखिए बसरा साहब भी एक सीनियर सियासतदान है और मैं भी पूरी ज़िंदगी मैंने सियासत देखी है मैंने, तो जितना एफर्ट इलेक्शन से पहले होता है उतना ही एफर्ट इलेक्शन वाले डे पे भी करना होता है। 50% ऑफ द एफर्ट काउंट्स ऑन द डे ऑफ द इलेक्शन। तो इनको चाहिए कि अपना पूरा का पूरा फोकस और अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस इलेक्शन वाले डे पर लेकर जाएं। और अपने जितने भी ये क्लेम कर रहे हैं कि हमारे वोटर्स हैं, देखें जलसा एक अलग चीज़ होती है, जलसे पे तो आप कहीं भी लेफ्ट राइट से आप लोग इकट्ठे करके खड़ा कर सकते हैं। और पीटीआई का तो मशहूर है कि आधे से ज़्यादा लोग तो जलसे पे सिर्फ और सिर्फ वहाँ पे, क्योंकि वो शुगल मेला लगा होता है तो उसको एंजॉय करने के लिए पीटीआई के जलसों में लोग आते हैं। पर अगर इनके रजिस्टर्ड वोटर्स हों और इन्होंने वाकई में अपना होमवर्क सही तरह से किया हो तो फिर एक पूरा एक आर्ट होता है वोटर्स को इलेक्शन वाले डे निकालना। उनको गाड़ियाँ देनी पड़ती है, बसेस देनी पड़ती है, उनको मोटिवेट करना होता है कि आप आएँ और अपना वोट का हक इस्तेमाल करें। और इसीलिए कहते हैं कि 50% ऑफ द एफर्ट इज काउंट्स ऑन द इलेक्शन डे। तो वो उस दिन का वेट करें, इंशाल्लाह 2 दिन ही रह गए, कोई इतना बड़ा मसला होना नहीं चाहिए इनको। अगर ये इतनी बड़ी बड़ी टॉल क्लेम्स कर रहे हैं तो परफॉर्मेंस लेकर आएँ, दिखाएं। और अभी जिस तरह का इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान भी स्ट्रिक्ट एक्शन ले रहा है, कोई भी अगर कंट्रोवर्सी आती है तो उसको सूटेबली डील भी करता है। तो सबूत लेकर जाएंगे इलेक्शन कमीशन के पास कि अगर कोई धांधली का अगर हो इनके पास, जो कि मुझे तो नहीं लगता कि कोई धांधली करने की ज़रूरत भी पड़ेगी, क्योंकि इमरान खान साहब के झूठे बयानिए से आर्मी ने भी अपने आप को किनारा कुशी कर ली है। और जो जजमेंट आया है सुप्रीम कोर्ट का वो भी अगर आप लोग पढ़ लें, उसमें भी क्लियरली लिखा हुआ है कि ये सिर्फ कौम का और आवाम का टाइम ज़ाया कर रहे हैं। कोई इनके पास सबूत है नहीं किसी भी बैरूनी साजिश का, सिर्फ ये पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग है, पॉलिटिकल स्टंट्स है और अपनी पॉलिटिकल माइलेज के लिए ये लोग इस तरह की बयानिए को फरोग दे रहे हैं। अगर सबूत इनके पास होता तो ये सबूत लेकर जाते। ठीक, तो ताहिर मलिक साहब की तरफ मैं जाना चाहूंगा जी। करूंगा कि जी ताहिर मलिक साहब, आपकी नज़र में जलसों को देखते हुए PMLN के भी और PTI के भी
आपको लगता है कि टर्नआउट अच्छा रहेगा ऑन द पोलिंग डे? यकीनन देखें, जो कराची में इलेक्शन हुआ कि जीतने वाला हारने वाला 10,000 ले रहा है, जीतने वाला 13,000 ले रहा है, तो पंजाब में वोटर मोबिलाइजेशन ज़बरदस्त होगी। 20 के करीब हल्के थे, तो ये एक तरह का एग्जिट पोल, स्नैप पोल है और मिड टर्म पोल है। तो इसमें के अंदर जो हर कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर नेशनल लीडरशिप ने विजिट किया है, वहाँ जलसों से खिताब किया है। तो मेरा जो अंदाज़ा ये है कि 40 से 50 हज़ार के करीब जो फ्रंट रनर्स हैं, दोनों तीनों कैंडिडेट हैं, वो वोट लेंगे। तो टोटल वोट जो है 1.5 लाख के करीब एक कॉन्स्टिट्यूंसी में पोल होगा। और स्टेक्स भी बड़े हाई हैं। स्टेक्स ये क्योंकि ये इंतखाबात जो हैं वो वज़ीर आला के इंतखाब से जुड़े हुए हैं। कोर्ट की जजमेंट है कि 17 तारीख के बाद 22 तारीख को, तो इसलिए ये एक हाई एंड गेम है और इसके अंदर स्टेक है। जो 2-3 ट्रेंड हमें नज़र आ रहे हैं वो क्विकली अगर बता दूं। एक तो जलसे से या सोशल मीडिया से इंतखाबी नताइज अक्स करना दुरुस्त बात नहीं। सोशल मीडिया वोटर लिस्टों पे नहीं होते, पोल्स नहीं होते। वो ट्विटर में हम वो पोल करा लेते हैं, फेसबुक पे करा लेते हैं। तो इसमें जो मैं ये देख रहा हूँ बिरादरी नेटवर्क्स हैं, इसमें रूरल अर्बन डिवाइड है और रूरल कॉन्स्टिट्यूंसीज में 15 से 20% वोट बयानिए का वोट है, इकॉनमी का वोट है और कौमी इश्यूज का वोट है। बाकी वोट जो है वो मकामी सतह के जो इश्यूज हैं, ऑल पॉलिटिक्स इज लोकल, बिरादरीज हैं, उन उम्मीदवारों की साबता वाबस्तगी वो है। तीसरा जो पहलू है, जो उम्मीदवारों की तरफ से नफरत का एक रद्द अमल आ रहा है नून लीग के खिलाफ और PTI के खिलाफ। इन्होंने जो टिकटें दी हैं, PTI ने बहुत सारे हलकों में ऐसी टिकटें दी हैं कि जो नून लीग के लोग थे वो मुनहरिफ होकर आए हैं, उन्हें टिकट दिया, जैसे कि लोधरा में, जैसे कि और जगह इसमें। तो और नून लीग ने उन लोगों को कमिटमेंट के तहत टिकट दिया है कि जिन्होंने PTI के टिकट पे इलेक्शन लड़ा या आज़ाद जीत के PTI में शामिल हुए, और उन्होंने अपने लोगों को जो उनके साथ चलते आए थ्रू थिक एंड थिन, उनको उन्होंने पीछे किया। तो ये जो उम्मीदवार इन हलकों में दोनों जगह ऐसे मुनहरिफ डिफेक्टेड हैं जिनको के लिए हमारी 90 की दिहाई से लोटाग्रेसी की इस्तेमाल होती है। अब वोटर का बिहेवियर बड़ा मैच्योर है। आप देखें कि जो आदमी भी वक्ती मुफाद के लिए पार्टी तब्दील करता है, खा वो काफ लीग में जाए, पीपल्स पार्टी पैट्रियाट में जाए, खा वो जो है सूबा जनूबी माज वाले PTI में शामिल हो, खा PTI के टिकट पे जीत के नून लीग में है, उसके खिलाफ एक रद्द अमल आता है। वो आप देखिएगा इस इलेक्शन में भी वो आएगा। तीसरा, सोशल मीडिया की रीच जो है वो रूरल एरियाज में भी पड़ रही है। जो पहलू इन्होंने लास्टली मैं कहूँगा शौकत बसरा साहब ने इस इलेक्शन में, अब पाकिस्तान में 2022 में हुकूमती असर व रसूख की बुनियाद पे सिर्फ आप इलेक्शन नहीं जीत सकते। इसके लिए आप देखें तो ये एक हद तक इसमें हो सकता है। हम PTI की हुकूमत पंजाब में भी थी, फेडरल गवर्नमेंट में, लेकिन डस्का से वो इलेक्शन हार गए। और इसी तरह आप देखें कि जब इमरान खान साहब की हुकूमत बनी थी तो बाय इलेक्शन हुए, तो पेशावर में जो नशिस्त उन्होंने छोड़ी उस पर PTI हार गई, अटक से हार गई, लाहौर से हुमायूं अख्तर हार गए। तो ये सिर्फ एक पहलू नहीं है। और आपने देखा होगा कि 2018 के इलेक्शन में नून लीग जो है डिस्पाइट ऑल ऑड्स, अटक से लेके ओखाड़ा तक, राइट और लेफ्ट, उन्होंने विक्ट्री क्लेम की। तो ये पॉलिटिकल पार्टी बिल्कुल दुरुस्त है ताहिर मलिक साहब कि कैंडिडेट पे बड़ा मैटर करता है। ये जो आपने अभी KPK का हवाला दिया, वहां पर भी यही था कि, और लोकल बॉडी के इलेक्शंस में भी जब वहां पर हमने देखा कि जो पहली फेज में PTI इतनी नशिस्तें नहीं जीत सकी थी, तो वजह यही सामने आई थी कि जो कैंडिडेट्स का चुनाव था वो ठीक नहीं था और कई कैंडिडेट्स नाराज भी हुए, यानी कि पार्टी के अपने लोग नाराज थे, जिसकी वजह से वोट स्प्लिट भी हुआ था। ये इसमें मैं एक लाइन ऐड करना चाहूँगा। इस वक्त 4 हलकों में जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं वो फ्रंट रनर हैं, और ना वहाँ नून लीग और ना ही PTI, बल्कि एक अच्छे लेवल पे वो जा रहे हैं। 3-4 हलके ऐसे, और वो कैंडिडेट हैं जिन्हें PTI का टिकट नहीं मिला, PTI के लोग थे या नून लीग के लोग, मसलन खुशाब, मसलन लोधरा। तो इसमें आपको बड़े डिफरेंट ट्रेंड्स नजर आएंगे इस इलेक्शन में। ठीक जी, हमारे साथ जी गौस न्याई साहब भी हैं। न्याई साहब, आपने शायद अभी बसरा साहब की पता नहीं पूरी बात सुनी या नहीं सुनी, लेकिन उनका ये कहना था कि जी आपकी तरफ से प्री पोल रेगिंग हो रही है, पुलिस को इस्तेमाल किया जा रहा है, गुंडागर्दी की जा रही है, लोगों को डराया धमकाया जा रहा है, और ये वो सारा सिनेरियो है जो इलेक्शन से पहले है। न्याई साहब, बसरा साहब की मैं वहाँ कुछ बात मैंने सुनी है,
लेकिन जो शख्स हार रहा होता है ना, तो पहले से इल्ज़ाम लगाना शुरू कर देता है कि जी प्री पोल रिगिंग हो रही, पुलिस इन्वॉल्व होगी, ये होगी। ये अगर हो रही तो आप इलेक्शन कमीशन एक्टिव है, उसको वो नोटिस में दें। एक कानूनी तरीक़ाकार है ना, हर चीज़ को हर बात को ये बलडोज कर देते हैं और ये भी तक समझते हैं कि जी, और फिर धमकी भी दे रहे हैं कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे। तो पहले आपने क्या कुछ क्या करें, मुझे बताएं जरा, बस आप क्या कर लेंगे आप? कि हम अगर इलेक्शन आप हार गए तो फिर क्या कर लेंगे? सड़कों पे आ जाएंगे? तो पहले भी आप सड़कों पे हैं। पहले कौन सा आपने मुल्क में इसके साथ भला किया है? मुल्क की बईशत का बेड़ा गर्क किया है, नौजवानों के अखलाकियात को बेड़ा गर्क किया है। उसके बाद समझते हैं कि लोग आपको वोट देंगे। आखिर इकबाल साहब के साथ ज्यादती हुई, कुछ लोगों ने वोटिंग की और फिर उन्होंने जाके उनको एहसास हुआ तो उन्होंने घर जाके माफी मांगी। पर खान साहब क्या कहते हैं कि जी आपने बिल्कुल ठीक किया, उसने जिस फैमिली ने वोटिंग किया बिल्कुल ठीक किया। मतलब एक इंसान की जरूरत है कि एक बंदा जो सेंस में नहीं होता और डिक्ट है और फिर ऐसी बातें करके, देखो मैं आपको सही बात कहूँ कि ऐसी बातों को लोग बड़े आप मैच्योर हो गए, सेंसिटिव हो गए, लोग चीजें अनजायज जरूर करते हैं, ऐसी बातें अनजायज जरूर करते हैं, लेकिन वो दे दें जिसको वो अच्छा समझते हैं कि ये हमारे हकूक की, हमारे ख्यालात की, हमारे इलाके की गवर्नमेंट की जो नुमाइंदगी करेगा उसको पूरा करेगा, उसको वोट देते हैं। अब शेख रशीद साहब को कितने लोग सुनते हैं, लेकिन वो जब भी जीता है तो पीटीआई के वोटों से जीता है या फिर मुस्लिम लीग नून के वोटों से जीता है। आज अगर अल्लाह उसको अकेले इलेक्शन लड़ना पड़े तो वो 6-7 हज़ार वोट भी ना ले सके। तो खान साहब की अब यही पोजीशन हो गई है कि लोग अगर वोट देंगे तो किसी उम्मीदवार की जाती जो है वो जो वर्थ होगी उससे देंगे, खान साहब की वजह से नहीं देंगे। यंगस्टर हैं, क्रिकेट की वजह से खान से पार करता है, लेकिन जब पोलिंग डे पे जो एक्टिविटी आपको नजर आएगी आपको लग पता जाएगा। पंजाब में इनकी हुकूमत थी, 10 इलेक्शन हुए जिमनी और उसमें सिर्फ एक जीत सके, 9 इलेक्शन हमने जीते, पोजीशन जीते हुए। लेकिन अब जरा सिनेरियो मुख्तलिफ भी है न्याय साहब, आप जानते ही हैं कि उस वक्त पीटीआई का ग्राफ बहुत नीचे चला गया था जब ये डस्का का भी इलेक्शन हुआ है या दीगर और नशिस्तों पर बाई इलेक्शन होते रहे हैं। तो मैं नहीं दोबारा रिपीट मैं कह रहा हूं जी, उस वक्त जब ये बाई इलेक्शन जिनका आप हवाला दे रहे हैं, उस वक्त पीटीआई का ग्राफ बहुत नीचे चला गया था। पीटीआई उस वक्त हुकूमत में थी और बहुत तनकीद होती रही है पीटीआई को उनकी हुकूमत में, उनकी कारकर्दगी और उनकी पॉलिसीज की वजह से। तो उसका रिएक्शन भी मिला था जिसकी वजह से डस्का और दीगर और बाई इलेक्शंस में पीटीआई को शिकस्त हुई थी। अब देखो ना, आप ग्राफ की बात करते हैं तो खान साहब ने जो बयानिया बनाया और कुछ लोगों ने सपोर्ट भी किया और फिर उसको वायरल भी किया अपने सोशल मीडिया के जरिए, लोगों की जरूर हमदर्दी होनी कि ये साजिश हुई, साजिश के जरिए हटाया गया है लोगों को। क्योंकि लोगों ये पहले कह रहा था कि मेरी मीशत पत्र में जाली एक आज़ाद शुमार शेयर कर देते थे कि हमने वहाँ जाके शख्सियत हासिल कर ली, वहाँ हमारा कहानी बूस्ट अप करने लगी है। मतलब आपने एक इंटरनेशनल कंपनी से, IMF से मुआहदा किया है या किसी कंट्री से मुआहदा किया है तो आप उसको ओबे करना चाहिए या उसको उसकी एक मतलब है उसको पूरा करना चाहिए। लेकिन आपने क्या किया, आपने IMF से कहा कि 10 रुपए हम फ्यूल की चार्जेस बढ़ाएंगे हर 15 दिन के बाद। ठीक, और जब खान साहब एक वक्फा हमें लेना है, मेरी बात मुकम्मल होने, तो बजाय बढ़ाने के काम कर दिया जिसमें हम रेट बढ़ाने पड़े। अब लोग समझ चुके हैं कि असल हकीकत क्या है और ये सारे खाली नारे लगा रहे हैं। और अब रिलीफ हमने पेट्रोल का भी दिया है, बिजली में दिया है, तो लोग इंशाल्लाह समझ चुके हैं कि इसने मुल्क का बेड़ा गर्क किया। अच्छा, वैसे लोगों की समझ को लेकर न्याय साहब एक बात मैं इस पे ऐड करूंगा, लेकिन उससे पहले एक ब्रेक ले लेते हैं जी। ब्रेक के बाद वापस लौट के आएंगे तो डिस्कशन को यहीं से आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक जी। डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। अभी न्याय साहब जो बात कर रहे थे और अवाम को रिलीफ देने की बात कर रहे थे, तो एक आम आदमी का भी वहाँ पर जिक्र हुआ। एक आम आदमी है जिसको रिलीफ देना हर हुकूमत की ये जिम्मेदारी भी है और यकीनन उनकी कोशिश भी होती है। तो उसमें एक आम आदमी जो चौकीदार है किसी के घर का, उससे कल मेरी बात हुई तो मैंने उससे पूछा मैं कि जी पेट्रोल सस्ता हो रहा है, डीजल सस्ता हो रहा है, ऐलान हो गया है और शहबाज शरीफ साहब ने खुद कौम से खिताब करके ये ऐलान किया। तो उनका ये कहना था कि पहला जवाब ही आया कि ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि आगे ज़िमनी इंतखाब है, सिर्फ इस वजह से रिलीफ दिया जा रहा है। शौकत बसरा साहब, जनाब आपकी पोलिंग वाले दिन की क्या तैयारी है और क्या आपने सही कैंडिडेट्स को टिकट्स दिए
या अपनी ही पार्टी के लोगों को टिकट ना देकर उनको नाराज कर दिया है, जिससे आपको जो वोट पड़ना था, जो वोट मिलना था, वो नहीं मिल रहा, या आपने दूसरी पार्टी के छोड़े हुए कैंडिडेट्स को अपनी पार्टी का टिकट देकर वही लोटाक्रेसी को आपने जारी रखा है? अली मुमताज, इस सवाल का जवाब देने से पहले मेरे एक दोस्तों ने बातें की हैं। एक बात आप जेहन में रखिएगा कि एक सिनेरियो था, जरा आप उसको अपने जेहन में लाइएगा, कि जब शहीद जुल्फकार अली भुट्टो को अमेरिका के जो पिट्ठू थे यहाँ पे, वो जियाउल हक, उन्होंने एक साजिश के ताबे 109 में यहाँ पर लटका दिया, शहीद कर दिया। उस वक्त भी एक सियासत थी, वो क्या थी? भुट्टो एंटी भुट्टो, दो वोट थे, दो कैंप थे। आज जो पाकिस्तान में सियासत है और जो इस वक्त मैं पंजाब में सियासत देख रहा हूं, दो तरह के वोट हैं। वो है खान एंटी खान। मेरी बात को कोई डिनाई करे। अच्छा, जो अभी नादिर कबूल साहब मेरे भाई हैं, वो कहते हैं गैरों की शादी में अब्दुल्ला दीवाना। 20 हलकों में इलेक्शन हो रहे हैं और मेरे भाई को पूछे आपका हिस्सा क्या, कहाँ कैंडिडेट है? कहीं पे आपका कोई कैंडिडेट इलेक्शन लड़ रहा है? इत्तेहादी लड़ रहे हैं ना जी बसरा साहब। सुने 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 सुने, जो जनरल इलेक्शन हुआ था, इन 20 हलकों में इनसे पूछे इनके कैंडिडेट ने कोई था और कितने वोट लिए थे। बात यह है, इस वक्त लोग खड़े हैं खान साहब के साथ। क्यों खड़े हैं? क्योंकि लोग इस नतीजे पे पहुंच चुके हैं कि ये जो जितना टोला है, क्योंकि इस वक्त इंटरनेशनल माफिया, इंटरनेशनल कुव्वतें और नेशनल कुव्वतें, दुनियावी कुव्वतें अगर मैं लफ्ज बोल लूं, वो सब की सब खान साहब के रास्ते में रुकावट है। लेकिन अल्लाह बहुत बड़ा है, अल्लाह हक है, अवाम का फैसला आखिरी फैसला होता है। अभी मेरे दोस्त कह रहे थे ना, ताहिर मलिक साहब को मुझे बड़ा एहतराम है। देखें, आपने, आपकी कैमरे की आंख ने दिखाया, हमारे कैंडिडेट्स कैंपेन कर रहे हैं, वहां पे उन पे छापे मारे जा रहे हैं, उन पे FIR दर्ज की जा रही है। दूसरी तरफ इनके कैंडिडेट किस शाहो जलाल से कैंपेन कर रहे हैं? 2-2 पुलिस के डाले हैं, एलीट के डाले हैं, उनके साथ AC है, DC है। क्या बात करते हैं यार। कम से कम हमें नेशनल मीडिया पे बैठ के सच बोलना चाहिए, हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए। दूसरी बात, अभी जो आप बयानी की बात कर रहे हैं, बयानिया तो खान साहब का घर घर चला है। आप कहते हैं कि मुझे बताएं ना, अभी जितने पोल हुए हैं, जितने इवन के जो इनके पसंदीदा चैनल हैं, जो इनके पे रोल पे हैं, जो भी वो भी एक अमेरिकी रिजीम के ताबे जो उनको जिम्मे ड्यूटी लगाई गई है, उनके चैनल्स ने कहा है कि जहां जाते हैं तो एक ही नाम है, खान खान खान। क्या वो हमारे हैं? दूसरी बात, आप एक बात सुनिए, अभी मुझे कह रहे थे कि जलसे, ओ भाई जलसे ऐसे नहीं हो जाते। यहाँ हम कोई हुकूमती वसाइल करके जलसे नहीं कर रहे हैं। अभी आपको जो आपने खुद बात मानी, खान वर्सेस ऑल, इलेक्शन का सिनेरियो देखिए। तो हमारी तैयारी है, जो आपने सवाल पूछा, हमारे जितने भी कैंडिडेट हैं सारे हमने मेरिट पे टिकट्स दिए हैं। और इंशाल्लाह मैं फिर आपको कहूं, अगर फेयर एंड फ्री इलेक्शन होता है, जो अभी तक नहीं हो रहा, अभी तक हर तरह की गुंडागर्दी और दहशतगर्दी हो रही है। अभी इलेक्शन कमीशन की बात कर रहे थे, छोड़े यार, कौन सा इलेक्शन कमीशन? वही इलेक्शन कमीशन जिसने 5 सीटें लेनी थी, हमें हाई कोर्ट जाना पड़ा और वहां से हम 5 सीटें लेकर आए, जो आपका पार्ट एंड पार्सल बना हुआ है, जो उसको उसने आंखें बंद की हुई है। जहां पे आप लोग सारा कुछ कर रहे हो, वहां पे कोई एक्शन नहीं है। और कितनी सीटें आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? चलें 20 तो पूरी नशिस्तें जीतना मुश्किल है, लेकिन चलें कितनी, रियलिस्टिकली स्पीकिंग, कितनी सीट्स आप समझते हैं आप जीत लेंगे? मैं आपको बिल्कुल कोई सियासी बात नहीं कर रहा। 15 से 16 सीटें किसी तौर में PTI को नहीं हारनी चाहिए और कोई नहीं हरा सकता। अगर ये बहुत बड़ा धांधला और जुर्रू फेरेंगे, लेकिन उस जुर्रू के नतीजे में होगा क्या? ये कह रहे हैं ना कि आप नहीं, उसके नतीजे में होगा क्या, वो तो बात की बात है। लेकिन पहले ये बता दीजिए कि अगर फर्ज करेंगे ऐसा हो जाता है जो कि आप कह रहे हैं, तो फिर कितनी नशिस्तें आप समझ रहे हैं कि आपके उसमें आएंगे पटारे में? मैं कह रहा हूं 15 से 16 सीटें हमारी हैं PTI की। मैं आपको, आप जो एनालिसिस में दे रहा हूं आपको नहीं, लेकिन अगर आप कहते हैं कि धांधला होना है, धांधले के नतीजे में फिर कितनी सीटें मिलेंगी? देखिए, धांधला अगर फर्ज करें ये होता है कि वहां से बैग ही गायब कर दिए जाते हैं, बोगस पोलिंग स्टेशन बना दिए जाते हैं, वहां पे ठप्पे लगने शुरू हो जाते हैं, वहां पे जो 10-10 पुलिस वालों की ड्यूटियां लग रही हैं हर पोलिंग स्टेशन में सफेद कपड़ों पे, वो वहां पे वायलेंस करते हैं, गुंडागर्दी करते हैं। हमारे यहाँ पे ज्यादा वोटिंग अच्छे हमारे पोलिंग बूथ है, वहां पे स्लो कर दिया जाता है, लड़ाई
तो ये तो पोलिंग डे को वॉच करने पर है। तो 15 से 16 सीटें, इसके बावजूद अवाम जो है वो बिल्कुल बल्ले पे जाके मोहर लगाएंगे। मैं आपको बात बताऊं, मैं भुट्टो एंटी भुट्टो की बात क्यों कर रहा हूं। मैटर ये नहीं कर रहा अली मुमताज, मैं ईमानदारी के साथ बात करने लगा हूं। बड़े अरसे के बाद जुल्फिकार अली भुट्टो आए थे ना, मखदूम, पीर, कुरैश, सब लोग खत्म हो गए थे। वोट भुट्टो का था, वोट तलवार का था। अभी भी तमाम नजरिए खत्म हो गए हैं। कोई पीर नहीं, कोई फकीर नहीं, कोई मखदूम नहीं, कोई सरदार नहीं, सिर्फ वोट है खान का। और बाकी तो ये चूचू का मुरब्बा है, ये भानुमती का कुनबा इकट्ठा हुआ है, जो लोग अपनी धन दौलत बचाने के लिए, अपना माल बचाने के लिए हर तरह की इनको ये गुंडागर्दी कर रहे हैं। इनको हर तरह की सहूलत मौजूद है। मुझे बताएं, मैं भी एक वकील हूं, ठीक है, क्या ये सुप्रीम कोर्ट ने यार, जिसके अभी ये बात कर रहे थे। ठीक है, मैं जरा नादिर कबूल साहब की तरफ जाता हूं। जी बसरा साहब, नादिर कबूल साहब, क्या ये जो रिलीफ अभी दिया गया है, कल रात को प्राइम मिनिस्टर साहब ने ऐलान किया, वैसे मिफ्ता इस्माइल साहब भी ऐलान किया करते हैं जब प्राइसेस बढ़ानी होती हैं, जब कम की हैं तो उस वक्त बतौर हीरो शहबाज शरीफ साहब एज प्राइम मिनिस्टर खुद टेलीविजन स्क्रीन पे आए, उन्होंने अनाउंस किया। इससे फ़र्क पड़ेगा क्या? लोग कहेंगे कि अच्छा चलें, पीटीआई PMLN ने ये रिलीफ दिया है, तो PMLN को फिर जो लोग नाराज़ थे या जो लोग महंगाई को लेकर परेशान थे, वो कोई वोट ना देने का अगर पहले इरादा करके बैठे थे तो अब वोट देंगे? एक फिक्रा कहूं, 100 रुपए बता दो, 18 रुपए। ठीक जी, नादिर कबूल साहब। बिल्कुल फ़र्क पड़ेगा। उसकी वजह यह है कि इस वक्त पाकिस्तान को जो सबसे बड़ा चैलेंज फेस कर रहा है वो है ही इन्फ्लेशन और महंगाई का, और यही वजह थी जिसकी वजह से इमरान खान बहुत ज़्यादा गैर मकबूल हुए थे। 3.5 पौने 4 साल में वो इसी स्फीयर में कुछ कर नहीं सके, ना महंगाई को कंट्रोल कर सके, ना बेरोज़गारी को कम कर सके। इसी वजह से हालांकि उनको बड़े सपोर्ट के साथ उनको भी डब्बे भर के लाया गया था, बैग गायब करवा के लाया गया था, मगर वो सस्टेन नहीं कर पाए बिकॉज आवाम की जो नाराज़गी थी उसके सामने बड़ी साजिश भी काम नहीं आ सकती। और इस वक्त भी सबसे बड़ा चैलेंज अगेन महंगाई का है, और हमारी जो कोalition गवर्नमेंट है, हमारा तमाम फोकस ही महंगाई को कंट्रोल करने पे है। और ये एक बहुत अच्छा इकदाम है शहबाज शरीफ साहब की तरफ से, उन्होंने अच्छा खासा रिडक्शन किया है पेट्रोल में और डीजल में, तकरीबन 40 रुपए का रिडक्शन किया है। तो इससे फ़र्क आएगा, महंगाई ओवरऑल कम होगी, क्योंकि आपको पता है कि तमाम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट और एग्रीकल्चरल कॉस्ट में, हर चीज़ में पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। तो उसकी वजह से आप देखेंगे आने वाले दिनों में मजीद कमी होगी प्राइसेस में। लेकिन ये ना हो कबूल साहब, ये ना हो कि अभी 18 रुपए कम किया है और इलेक्शन खत्म होते ही पता चले 30 रुपए बढ़ा दें। नहीं, ऐसा नहीं होगा इंशाल्लाह। जब ये IMF के जब ट्रांच आ जाएगा और हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट में थोड़ी सी स्टेबिलिटी आ जाएगी, डॉलर के साथ जो एक्सचेंज रेट है उसमें थोड़ी कमी आ जाएगी। और इंटरनेशनली आप देख रहे हैं कि वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन जो हम ये कर पाए हैं पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के प्राइसेस कम, इसकी वजह यही है कि इंटरनेशनली प्राइसेस कम हो रही है ना। पहले 110 के 115 को जाके पर बैरल टच कर गया था पेट्रोलियम प्राइसेस, और अब दोबारा 80 की तरफ आ गया। और उम्मीद यही कि मजीद कम होते जाएगा। अमेरिका के भी जो इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स हैं वो यही प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि अमेरिका में भी रिसेशन आ रही है। तो अगर ऑब्वियसली अमेरिका जैसे सुपर पावर में रिसेशन आएगी ओवरऑल, फिर जो प्राइसेस रिड्यूस होंगे तो पाकिस्तान पे भी एक बहुत बड़ा इफेक्ट होगा, पॉजिटिव इफेक्ट होगा। और जब इंशाल्लाह डॉलर भी हम 200 से कम लेकर आ जाएंगे वापस, तो हमारा सबसे बड़ा जो इम्पोर्ट बिल होता है वो होता ही पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का है। तो जो हमारा पाकिस्तान जी बसरा साहब, मैं आ रहा हूँ आपकी तरफ। जी, डॉलर जो पैरिटी ना वो कम हो जाएगा, तो उससे पेट्रोलियम प्राइसेस मजीद कम हो जाएंगे। ठीक जी, बसरा साहब आप कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? नादिर कबूल साहब ना शर्मिंदा करें अपने आप को भी और कौम को भी। ये वही पेट्रोल है जो हम लोग 150 में दे रहे थे, डीजल हम 150 में दे रहे थे, हम लोग की वजह से तो हमें इतना नुकसान उठाना पड़ा। IMF के पास जब हम गए, IMF ने यही तो बोला कि इमरान खान मुआहदा हमारे साथ दस्तखत करके गया था, शौकत तरीन ने खुद दस्तखत किया था कि हम पेट्रोलियम प्राइसेस बढ़ाएंगे। जब उसने नहीं बढ़ाए, इतने महीने 4-5 महीने गुजर गए, उसने मायदे पे अपना एक्शन नहीं लिया, तो उसके बाद ही तो हमें इतना बड़ा एक टारगेट दिया गया IMF की तरफ से कि 50 रुपीज हमने पेट्रोलियम लेवी लेना है। ठीक जी, बसरा साहब आपकी वजह से, आपकी बदौलत तो पेट्रोलियम महंगा हुआ है। इस तमाम जो भानुमती का कुनबा है, हमें वो दिखा दे जो IMF के साथ हमने मुआहदा किया था।
इन्होंने अभी लेवी लगानी है, अभी सेल टैक्स लगाना है। आप देखेंगे कि ये पेट्रोल डीजल फिर इलेक्शन के बाद ऊपर लेके जाएंगे। दूसरा, ये जो स्टंट किया था बिजली वाला तो मेन ही मरकज का है, सुबह किस तरह कर सकता है उसके अंदर, सिवाय झूठ की कोई बात ही नहीं। ठीक जी, ताहिर मलिक साहब आपकी तरफ आते हैं। जनाब, आपकी नज़र में आपका तज्जिया क्या कहता है कि इन 20 नशिस्तों पर कितनी नशिस्तें पीटीआई के पास जाएंगी, कितनी पीएमएलएन के पास जाएंगी, या कितनी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स जीतेंगे? देखिए, मैं एक तजिया कार हूँ और सियासी पार्टियों के मौक़िफ़ होते हैं कि हम 20-20 जीतेंगे। जी हाँ। तो कोई ऐसा तजिया करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि वोट की पर्ची अवाम के हाथ में होगी। तो अवाम को ये हक देना चाहिए। क्लोज कॉन्टेस्ट है और दोनों पार्टीज क्लेम कर रही हैं। कुछ हलकों में तहरीक इंसाफ की पोजीशन बेहतर है, कुछ हलकों में नून लीग की पोजीशन बेहतर है। तो जहाँ तक इलेक्शन कमीशन की इन्होंने बात की है, देखिए ये जो इंतखाबात हो रहे हैं, ये पीटीआई ने जो रेफरेंस किया था इलेक्शन कमीशन में, उसके नतीजे में हो रहे हैं कि क्योंकि ये अराकीन जो हैं तहरीक इंसाफ में शामिल हो गए थे, इन्होंने अपनी ज़मीर के खिलाफ वोट दिया और डिफेक्शन क्लास, तो पीटीआई की तरफ से इन्हें रिलीफ मिला है। दूसरा, ये जो पंजाब गवर्नमेंट, लेकिन ताहिर मलिक साहब, अभी इलेक्शन कमीशन की बात करते हुए ये जो खबर है कि इलेक्शन कमीशन की तरफ से ये कहा गया है कि जी वो डेटा एंट्री करने वाले ने गलती की है, 40 लाख लोगों को मुर्दा करार दे दिया गया। तो वो डेटा एंट्री करने वाला कोई एक ही था आदमी फिर जिसने किया, और एक आदमी ने क्या 40 लाख लोगों की डेटा की एंट्री की है इस तरीके से? सर, वोटर लिस्टें भी इन्होंने गायब कर दी हैं। वो जो फहरिस्तें हैं, मैं अगर बसरा साहब इजाजत दें तो वो नेक्स्ट इलेक्शन के लिए हो रही है। ये जो इंतखाबात हो रहे हैं, ये 2018 की लिस्टों पे हो रहे हैं। अब नए वोटर उसमें ऐड होते हैं, वो डिस्प्ले होती है। डिस्प्ले होने के बाद लोग उस पर एतराज करते हैं कि फलां फोत हो गया, फलां ऐड हो गया। उसका एक टाइम दिया जाता है और हर शहरी 8300 पे मैसेज करके अपना वो पोलिंग स्टेशन भी और वोटर फहरिस्त भी देख सकता है। और इलेक्शन की जो वोटर फहरिस्त होती है उसकी ऊपर आपकी तस्वीर भी होती है। तो काफी हद तक देखें, जो दुनिया में इलेक्शन की वोटर फहरिस्तें हैं उनकी एक परसेंटेज आती है। तो पाकिस्तान की जो वोटर फहरिस्तें हैं वो आलमी स्टैंडर्ड से भी 80-90% के करीब वो अच्छी है। तो बाकी ये कि इदारों को हमें स्ट्रांग करना चाहिए। ये नहीं कि सुप्रीम कोर्ट में मेरे हक में फैसला आ गया तो इंसाफ की फतह हो गई है, मेरे खिलाफ आ गया तो इंसाफ का कत्लेआम हो गया। ये जो बचगाना रवैया है, इससे तमाम सियासतदानों को ऊपर उठना पड़ेगा, ऑन करना चाहिए। आप सुप्रीम कोर्ट में गए हैं, वहां आपके वजीर कानून गए हैं, वहां आपकी पार्टियों के वकील गए, ऑन करें। अब आपको पसंद नहीं आया, आप रिव्यू पिटीशन में जाएं, लेकिन आइन के साथ खिलवाड़ ना करें, सियासी निजाम के साथ खिलवाड़ ना करें। इस बचगाना रवैश से हमें ऊपर आना चाहिए। ठीक हो गया। ताहिर मलिक साहब, एक ब्रेक हम लेते हैं जी। ब्रेक के बाद वापस लौट के आएंगे तो डिस्कशन को यहीं से आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक जी। डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। गौस खान न्याई साहब, आपने अब तक जो बसरा साहब ने गुफ्तगू की है जिसमें उन्होंने तमाम तर ये फैक्टर्स को बयान किया है, उसको भी सामने रखते हुए, और ये जो अभी रिलीफ दिया है प्राइम मिनिस्टर साहब ने पेट्रोल पे, डीजल पे, ये रिलीफ तो जाहिर सी बात है नज़र भी आ रहा है, जिसका मैंने हवाला भी दिया कि हर शख्स को ये नज़र आ रहा है, समझ में आ रहा है कि जी ये सिर्फ और सिर्फ ज़िमनी इंतखाबात चूँकि सामने हैं और उसमें मुकाबला बड़ा सख्त है, तो लिहाजा ये सब किया जा रहा है ताकि एक वो एज मिल जाए। नहीं, देखिए जी, ऐसी बात नहीं है। हम एक ज़िम्मेदार सियासी जमात है। हमने 10 साल पहले भी हमारे वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब ने वज़ारत उस्मा के मकसद पे बैठे रहे और हमेशा मैच्योर फैसले किए हैं और कोई आवाम से धोखा नहीं किया है। जो चीज़ होती है बताते हैं। आप जो रेट कम किए हैं इंटरनेशनल मार्केट में सारे, सर टाइमिंग मैटर करती है। सर टाइमिंग क्या है? टाइमिंग भी तो देखनी है। नहीं, आप क्या, अगर मतलब 15 दिन के बाद जो रिवीजन होती है तो उसके बाद अगर हम आवाम को रिलीफ दे रहे हैं, इससे पहले हमने कोई उस पर 100 यूनिट ड्यूटी दिया तो वो भी इलेक्शन कमीशन पोस्टपोन डिले कर दिया। तो ये मतलब है, आप अगर आवाम को रिलीफ पहुंचने वाला है तो हम दे दें, तो इस पे कहना कि ये सियासत के लिए कर रहे हैं, इलेक्शन जीतने के लिए कर रहे हैं। देखो, मैं भी, मेरे हल्के में इलेक्शन हो रहा है, मैं खुशाब से हूँ और मेरे हल्के में इलेक्शन हूँ, मैं डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हूँ। मैं हमारा मुकाबला तो पीटीआई से है ही नहीं। मेरा मुकाबला हमारे अपने कैंडिडेट से है जो एक आजाद हैसियत में खड़ा हो गया, तो उससे हमारा मुकाबला है। पीटीआई तो तीसरे चौथे नंबर पर चली गई है। अच्छा, तीसरे चौथे नंबर में? बिल्कुल सही कह रहा हूँ। मैं इस वक्त नमाज पढ़ने लगा और मुसल्ले पे बैठा हूँ। जो मेरी रिपोर्ट है, हमें जो
कल किए कि वो तो बहुत कल मरियम बीबी ने ऐसा भरपूर जलसा किया है और इमरान खान को उनका ऐसा जवाब दिया है कि आप मतलब लोग आश्चर्य कर उठे। तो हम तो लोगों को रिलीफ देने पे यकीन रखते हैं और इंशाल्लाह रिलीफ बाद भी देंगे। अब ये कोर्ट की बात करते हैं, कोर्ट जो फैसला के हक में दे तो वो ठीक है, जो खिलाफ दे दे। अब देखिए इलेक्शन कमीशन हमेशा मुतनाज़ बना है। इलेक्शन कमीशन जब से डस्का में इलेक्शन कमीशन इनकी चोरी पकड़ी है और ये लोग एक्सपोज हुए हैं, उसके बाद से इलेक्शन कमीशन के खिलाफ है। अब इलेक्शन कमीशन ने 20 इमरान जिन्हें वोट दिए थे अब्दुल्ला शहबाज को, अगर उनको डी नोटिफाई किया या 25 इमरान को, वो तो फैसले को अच्छा लगा है, लेकिन कोई इनके खिलाफ फैसला आ जाता है तो ये कहते हैं ये इलेक्शन कमीशन है। तो हर चीज को उन्होंने मतलब पोलिटिसाइज कर दिया, हर इदारे को प्रेशर डालते हैं, झूठ बोलते हैं, झूठ सोशल मीडिया चलाते हैं, अवाम की आंखों में धूल झोंकते हैं। मैं यकीन करो कि ये भुट्टो की मिसाल दी ना बसर साहब ने, हाँ जी, भुट्टो ठीक है करिश्मा था वो चमका, लेकिन आपने देखा कि फिर एक दफा ही करिश्मा निकला। अवाम से चिकने चुपड़े वादे करके, जिस तरह इन्होंने वादे की 1 करोड़ नौकरियां और 50 लाख का और पता नहीं कि 200 अरब डॉलर बाहर से लाएंगे, पाकिस्तान कहीं चला जाएगा, तो लेकिन ऑन ग्राउंड कुछ भी नहीं होता। नाम रियासत मदीना की लेते हैं और जिस तरह की करप्शन की चोरियां और तोशा की खाना की केस की स्टोरियां आ रही हैं वो लेके सुन के आप हैरान हो गए। कल जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया, उन्होंने कहा जी इनको तो आर्टिकल 6 लगता है कि इन्होंने जो खिलवाड़ किया है पार्लियामेंट के साथ और वो IMF के साथ जो खिलवाड़ किया है, इनको तो आर्टिकल 6 लगना चाहिए। तो आप बंदा बड़ा शूर है, उनके ऊपर कैसे वोट देगा? वो फिर भुट्टो का करिश्मा ऐसा ऐसा खत्म होता गया। ये अलग बात है कि एक बेनजीर शहीद होगी, फिर लोगों ने वोट दे दी हमदर्दी के, ऐसी बात हो जाती कि हमदर्दी के वोट मिलते हैं, अदरवाइज तो वो करिश्मा तो खत्म हो जाता है। आज पीपल्स पार्टी तो हमारी इत्तेहादिया, लेकिन हकीकत है कि सिंध तक महदूद है। तो ये भी KPK तक मेरे ख्याल में अगले इलेक्शन में महदूद हो जाएगी और आपको नजर आ जाएगा। तो इंशाल्लाह आप देखें, हम होमवर्क कर रहे हैं, अवाम को रिलीफ दे रहे हैं, अवाम ने हमारा माजी देखा हुआ है और लोग हमारे साथ खड़े हैं। ठीक है बसरा साहब, मरियम का जलसा खुश आपका देख रहे हैं और इनकी फुटेज निकाल के देखें कितना फर्क है, जमीन आसमान का फर्क है। लेकिन खुशाब का जलसा खान साहब का दिन में हुआ है और शायद ये प्रॉब्ली रात में हुआ था मरियम नवाज साहिबा का। तादाद एजेंसी की रिपोर्ट होते हैं, दूसरे दिन रात में नहीं फर्क। मैं हल्फन कहता हूँ कि ये एजेंसी भी तो आपकी है ना। हाँ जी, ठीक है, नहीं एजेंसी हमारे नहीं, ISI हमारे नहीं है यार। एक तो ये हर चीज कहते हैं कि ये आप IP तो आपके अंडर है ना सर? नहीं, आप आइए सही, चलो आप पूछे, अगर हम IB हमारे स्पेशल ब्रांच IP ये भी तो अपना डेटा इकट्ठा करती हैं। बसरा साहब आपकी तरफ आते हैं सर। ये वो दोबारा से ना हो जो डस्का में हुआ था कि रात में, खैर उस वक्त तो जरा सर्दियां थी तो ये धुंध की वजह बयान की गई थी, तो आप भी अब क्या कोई कोशिशें करेंगे मेक श्योर करने के लिए कि बैलेट बॉक्सेस रात भर गायब ना रहें, या पोलिंग स्टेशन से जो प्रिजाइडिंग अफसर है वो लेकर वहां रिटर्निंग ऑफिसर तक बैलेट बॉक्सेस बर वक्त पहुंचे, रास्ते में कोई मसला मसाइल ना हो? देखें, अपनी तरफ से तो हम इनकी गुंडागर्दी, बदमाशी और दहशतगर्दी का हर सूरत मुकाबला करेंगे और कर रहे हैं। जब से ये 2.5-3 महीने से ये जो फरंगी राज पाकिस्तान में आया है, ये हर तरह से गुंडागर्दी कर रहे हैं। लेकिन मैं एक आपको बात बताऊं, कितना भोंडा मजाक है कि IMF से कह रहे कि हमारा मुआहदा हुआ है। मुफ्ता इस कहते हैं कि जी ये जो महंगाई हुई ना, पेट्रोल डीजल बढ़ा रहे हैं हम, इसका IMF से कोई तल्लक नहीं है। बाद में क्या कहा, रात मियां प्राइम मिनिस्टर साहब फरमा रहे थे कि जी बड़ी खुशी की बात है, हमारा मुआहदा हो गया है। और कोई एक झूठ से बोलो यार, वो कहते हैं एक झूठ बोलने के लिए आपको 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। और फिर देखें, कह रहे हैं जी हमने रिलीफ दे दिया। ओ भाई, 50 रुपए की आपने करारदाद पास कराई है नेशनल असेंबली से कि जो आपने लेवी और सेल टैक्स लगाना है वो इसके अलावा है। तो मुझे बताइए। मैं प्रोग्राम को क्लोज करने से पहले जरा बसरा साहब आपसे क्विकली ये पूछना चाहूंगा कि उस दिन क्या आपके वर्कर्स वाकई में अपने पोलिंग स्टेशन पर अपनी ड्यूटी, अपनी जिम्मेदारी को सही से निभाएंगे और आप वोट का पैरा भी देंगे, या उस दिन भी आपके वर्कर्स, आपके जो नुमाइंदगान हैं वो तस्वीरें खिंचवाने में ही मसरूफ रहेंगे, फोटो सेशन चलता रहेगा कि फोटो खींचो सोशल मीडिया पे लगा दो ताकि मेरी हाजिरी लग जाए? अली मुमताज, हम इंशाल्लाह अपनी जान हथेली पे रखकर ये पैरा देंगे। मैं फिर आपको कह रहा हूं कि सूरत ये है कि इन्होंने जंगो जदल का सीन क्रिएट किया हुआ है। बिल्कुल इस तरह लग रहा है कि जैसे इंडिया, PTI इंडिया है और ये पाकिस्तान है। इस तरह हमें इन लोगों ने दीवार से लगा रहे हैं।
हमारे कारकुनों पे मुकदमे दर्ज हो रहे हैं, तरह तरह की ये वारदातें डाल रहे हैं, लेकिन इंशाअल्लाह इनके तमाम तर हरबों के बावजूद ये मुंह छिपाते फिरेंगे। और अगर इन्होंने धांधला किया, धांधली से तो मार रहे हैं, अगर धांधला किया तो ये बात ज़हन में रख लें, श्रीलंका का जो अंजाम हुआ था ना, आप लोग ये 25-30 लोग अपने ब्रीफकेस तैयार रखें, आप अपने अपने मुल्कों को जाने की तैयारी कर लें, जहां से आप हैं, जहां के रहने वाले, जहां आपका पैसा सर वो पड़ा तो है। आप खैर उसके लिए राना सनाउल्लाह साहब ने बता दिया ना कि अब आप दोबारा निकलने की जो बातें कर रहे हैं ना, आप लोगों को एतराज था कि हमने एक्सपायर्ड शेल यूज किए थे, वो एक्सपायर्ड शेल आपकी हुकूमत के रखे हुए थे, अब उन्होंने कहा फ्रेश स्टॉक मंगवा लिया हमने, तो आप तसल्ली रखें। फिर मैं कह रहा हूँ ये बाजू हमारे आजमाए हुए हैं, हमें पता है। उन्हें कहा मैं नहीं बोलती, मेरा यार बोलता। ये क्या बातें करते हैं राना सनाउल्लाह, इनकी यही थे राना सनाउल्लाह वगैरह, इधर ही थे ना मेरे भाई, कहीं नजर आ रहे थे आपको? ये तो मसरूफ थे अपनी वो 17 अरब की टीटियां, वो जो माल बचाने में। अच्छा, ये जो मुकदमात थे, इनसे ये तो पूछ रहे, कह रहे हम पाकिस्तान की खिदमत करने आते हैं। पाकिस्तान की खिदमत ये है कि 4-4 बारियां ली हैं सब पार्टियों ने, ये जो भानुमती का कुनबा इकट्ठा हुआ है ना, सारा पैसा इकट्ठा करके उनको मुल्कों में पड़ा है। चलें जिनकी सर, ये बसवा गुलामी साहब कर- प्रोग्राम को कंक्लूड करना है। परसों दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने ज्वाइन किया। नादिर कबूल साहब आपको बहुत बहुत शुक्रिया। ताहिर मलिक साहब हमारे साथ थे, उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने ज्वाइन किया। और गौस खान न्याई साहब आपके बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, इसके साथ ही आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है। मुझे अली मुमताज़ को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।